हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली जीएस जर्नी में मैंने आपको फैच के बारे में बताया था कि फैच कैसे काम करता है और इंटरनली क्या होता है फैच के अंदर और क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको एक वीडियो भी सजेस्ट करी थी कि वो आप देख क्या आपको समझ आएगा कि एपीआई होती क्या है। अगर आपने वो वीडियो देख ली और फैच को समझ लिया तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ओप्स को। हाँ जी, ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो आज कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ओप्स के बारे में कि ओप्स क्या चीज है, क्या है, जो भी है। और जो थियोरेटिकल है वो आप पढ़ लेना, या फिर मैं आपको वीडियो सजेस्ट कर दूंगा कि थियोरेटिकल आपको कहाँ से पढ़नी है। वैसे तो आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हो थियोरेटिकल, और पढ़ना क्या वो भी बताऊंगा। तो चलिए गाइस, अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ओप्स के बारे में बताने वाला हूं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ओप्स के कंसेप्ट को सीखेंगे, और ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल अंदर गहराई तक सीखने वाले हैं। सिर्फ क्लास का यूज करके हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजों का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे। और मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपसे काफी चर्चा करी है, पहले भी बहुत बार मैंने आपसे बातें करी हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या यूज है। देखो, ज्यादा थ्योरेटिकल ना जाते हुए आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज है और क्यों यूज करते हैं और क्या फायदे हैं उसके, है ना। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या चीज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है जब हम ऑब्जेक्ट बना के अपने प्रोग्राम से काम करवाएं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम एक क्लास बनाएंगे, उसके छोटे 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 ऑब्जेक्ट्स बना के उनसे काम करवाएंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो अभी आपको ढंग से समझ नहीं आया होगा, आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखो, इसका फायदा ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट के सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। हम वहां पर कुछ चीजों को यूज कर पाते हैं। हमारे कुछ फायदे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने के, जो कि आपके इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन, इनके बारे में बात करेंगे। क्या कौन सी खेत की मूली है। पर पहले एक बार आप जान लीजिए, ओप्स से हम काफी सारे फायदे देखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ओप्स प्रोग्रामिंग ही आनी चाहिए या फिर आपको ओप्स प्रोग्रामिंग ही करनी चाहिए। ठीक है, ओप्स प्रोग्रामिंग कोई अलग चीज नहीं है, बस प्रोग्रामिंग है जहां पर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो यूज केसेस होते हैं अलग अलग। कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी अच्छी सुटेबल होती है, कहीं पर आपको फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी सुटेबल होती है। तो ये सभी अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो अभी बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जेएस के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक सेट है, सेट मान लो आप, या फिर कलेक्शन मान लो। क्या है, एक कलेक्शन है, कलेक्शन। ओके, कलेक्शन ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज। काफी सारी उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके अंदर हम फंक्शंस भी रखते हैं। तो फंक्शंस को एक अलग नाम देके मेथड रख दिया गया, क्या, प्रॉपर्टी मेथड्स। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो यही है ऑब्जेक्ट। काफी सारे कलेक्शन होते हैं, काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो किसी अदर लैंग्वेज से, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, अब जो 2015 में जो अपडेट आई थी ECMAScript की, जिसको ES6 भी बोलते हैं, तो उसमें जो है आपकी काफी सारे सिंटैक्टिक शुगर्स आए थे। मतलब कि आप कह सकते हो सिंटैक्टिक शुगर का मतलब आपका सिंटैक्स जो है ना वो आसान कर दिया। मतलब कि पहले जो क्लासेस ऑब्जेक्ट बनते थे वो बहुत ही अलग तरीके से बनाए बनाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, उस अपडेट के बाद क्या कर दिया है कि बहुत सारे कीवर्ड्स दे दिए आपको, क्लास जैसे कि कंस्ट्रक्टर, तो इस टाइप के आपको कीवर्ड दे दिया और सिंटैक्स को सुधार दिया है, ताकि आपको ये फील हो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कर रहे हो। लेकिन अंडर द हुड कुछ और ही काम हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो भी डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ बताऊंगा आपको। पहले आप ये सीख लो कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको। अब क्यों यूज करनी चाहिए आपको ओप्स। ठीक है, ओप्स को यूज करने के काफी सारे फायदे हैं, आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो। अब सारे फायदे मैं ही बता दूंगा तो आप क्या पढ़ोगे भाई। तो मेन रीजन है ओप्स को यूज करने का, एक तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, है ना। एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, आप उसी कोड को रीयूज करते रहते हो। और आपके जो है काफी सारे कोड का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाता है, कोड की मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, बाद में हैंडल करना, डिबग करना कोड को, वो सब कुछ ईजी हो जाता है। क्योंकि जो कोड है वो पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होता है, पर्टिकुलर फंक्शंस में, पर्टिकुलर क्लासेस में डिवाइड होता है, तो आपको वो फाइंड करना आसान हो जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना
कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से ही मैच करती है। रियल टाइम एप्लीकेशन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार आपने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं की, तो अगर आपने रिएक्ट करी है ना, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ जी। और अगर आपने कोई लाइब्रेरी करी है जैसे कि जेंगो है, नोड जेएस है, तो भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ जी। बस आपने उसमें क्लासेस नहीं बनाई होंगी, लेकिन आपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स जरूर बनाए हैं, दूसरी क्लासेस जो बनी बनाई आती है लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क से। तो यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ज्यादा डिटेल में जाना तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, उससे बात करो कि क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेरे को एग्जांपल दो, मेरे को वो बताओ, सब कुछ बताओ, सब कुछ बताएगा आपको। ठीक है। तो हमारा मुद्दा है जेएस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैंने बताया आपको अंडर द हुड कुछ और ही काम हो रहा होता है। हाँ, हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है, पर जेएस जो है ना वो प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोटोटाइप बेस्ड, अब प्रोटोटाइप क्या आ गया, ये सब कुछ हम बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी एकदम में सारी चीज मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ ही क्या आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो पिलर्स होते हैं अपने, पिलर्स ऑफ OOP। ठीक है। OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ना, इसके कुछ पिलर्स होते हैं। पिलर्स मतलब समझ रहे हो? पिलर्स मतलब जिन पे ये टिकी हुई है, जब भी आप ओप्स करते हो तो ये अपने आप ही यूज में आते हैं। ऐसा नहीं है इनका यूज करते हो आप, हैं, ये अपने आप ही यूज में आते हैं। अब अगर आप ओप से फेमिलियर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप हो जाओगे। इतने अच्छे तरीके से आपको ओप्स के डिटेल्स में आपको करवाऊंगा ना कि आप कहोगे यार मजा ही आ गया। तो अब ओप्स के कुछ 4 पिलर है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, यहीं पर लिख देंगे। एक है आपका एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, एब्स्ट्रैक्शन। और उसके बाद आता है आपका एनकैप्सुलेशन। ऐसा नहीं है उसके बाद आता है, आपकी मर्जी है, एनकैप्सुलेशन। फिर आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। अगर आप कहीं ना कहीं आए हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, या फिर आपने कहीं ना कहीं करी है, जैसे C++ हो गई, पाइथन है, जावा है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें सपोर्ट है ओप्स का, तो अगर आपने वे करी है तो अच्छी बात है, आपको जल्दी समझ आएगा कि ये क्या चीजें होती है। देखो, ज्यादा डिटेल और इनकी परफेक्ट डेफिनेशन देखनी तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, गूगल पे जाओ, आप देख लेना। बताता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है चीजों को छुपाना। हाँ जी, चीजों को छुपाना। जैसे कि मैं आपको कोई एक फंक्शन बना के दे दूं और मैं आपको कहूंगा सिर्फ इस फंक्शन को रन कर, तेरे को ये आउटपुट मिल जाएगा। आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए फंक्शन काम कैसे कर रहा है, ठीक है, और आप उसकी छानबीन करोगे तो मिल तो जाएगा, लेकिन आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए काम कैसे कर रहा है। बस काम हो रहा है ना आपका, वो काफी है। काम हो रहा है वो काफी है, बस आप उस फंक्शन को रन करो और अपना काम निकलवाओ। ऐसे ही जैसे आप फोन कभी खरीदते हो तो क्या उनसे पूछते हो भाई ये कॉलिंग का फीचर काम कैसे कर रहा है, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट होता है फोन के अंदर ही, है ना, कि आपको क्या करना है, आपको बस नंबर डायल करना है और बटन दबाना है कॉल का, कौन सी सिम से कॉल करनी है। ये अपने आप ही अंदर कॉलिंग के फंक्शंस को रन करेगा, जो भी इसने फंक्शनलिटी करनी है वो करके आपकी कॉल को कनेक्ट कर देगा। ठीक है। तो यही काम है एब्स्ट्रैक्शन का, चीजों को छुपाना, यूजर से चीजों को छुपाना, या फिर किसी दूसरे प्रोग्रामर से भी चीजों को छुपाना। हाँ जी, यही है एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन से आप, ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन से आप बिल्कुल ही चीजों को छुपा लेते हो, ऐसे आप कभी भी नहीं छुपा सकते चीजों को, रियलिटी में आप नहीं छुपा सकते। बट बस ये हो जाता है कि ज्यादा ना बसड़ नहीं होती वहां पर। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई एक मैं नंबर दूंगा और इसमें ये प्लस करना, ये मल्टीप्लाई करना, ये करना, ये करना, वो करना, ये करना, इतना सारा आपने काम बता दिया। ठीक है। तो वो हर बार आपको करना पड़ेगा। वहीं आप एक फंक्शन बना दो और उस फंक्शन का नाम जो भी आप है देना चाहो वो दे दो, और वो फंक्शन बना के आप रख दो, और आपने जितने जिन प्रोग्रामर्स को फंक्शन बताना था वो बता दो कि भाई ये फंक्शन यूज कर लो, तुम्हारा काम होता रहेगा। अब आपको उन प्रोग्रामर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या मल्टीप्लाई करा, क्या प्लस करा, क्या कुछ करा। आपने कह दिया भाई ये लो फंक्शन, ये यूज कर लो। हाँ, वो उनकी चॉइस है कि वो अगर उस फंक्शन की डिटेल में जाना चाहे, उनके बारे में जानना चाहे कि वो कैसे क्या काम करता है, वो उनकी अलग मर्जी है। लेकिन आप एक तरीके से एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा रहे हो वहां पर कि ये लो इस फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर लो और काम हो जाएगा। तो बस एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ आ गया कि बस चीजों को छुपाना होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब है एक चीज में ही काफी सारी चीजें कैप्सुलेट कर देना, एक कैप्सूल बना के उसके अंदर काफी सारी चीजों को डाल देना। ठीक है। जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज डालते हैं, फंक्शंस डालते हैं ना, तो ये हम उसके अंदर एनकैप्सुलेट कर रहे हैं काफी सारी चीजों को। ठीक है। और एक एनकैप्सुलेशन से आप समझ सकते हो एक फंक्शन है ना, वो भी एक तरीके से एनकैप्सुलेशन ही है। कैसे कि जैसे कि उसमें काफी सारी आप वेरिएबल्स बनाते हो, काफी सारी एल्गो लगाते हो उसके अंदर, और फिर
फिर जाके एक फंक्शन का आप नाम देके उसको कहते हो ये फंक्शन यूज कर ले, तो वो भी एनकैप्सुलेट ही है, मतलब कि उसके अंदर भी काफी सारी स्टेटमेंट्स ऑफ कोड्स हैं जो कि यूज होंगी जब भी कोई फंक्शन को यूज करेगा। तो ठीक है, एक ब्लॉक के अंदर आपने काफी सारी चीजें डाल दी हैं, तो वही है एनकैप्सुलेशन। तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं अब, तो ये आपको समझ आ गई, एब्स्ट्रैक्शन आ गया आपको, एनकैप्सुलेशन आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि बहुत सारे काम कर सकता हो, हाँ जी, बहुत सारे काम कर सकता हो और उसी रूप में कर सकता हो। तो जैसे एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति मान लो ये ऑफिस में किसी जॉब पे काम करता है, तो ये एम्प्लॉय भी है, ठीक है। जब ये जॉब पे जाएगा तो ये एम्प्लॉय के रूप में जाएगा, ठीक है। और जब ये घर पे आएगा तो इसकी अगर शादी है, इसके बच्चे हैं, तो एक तरीके से ये हस्बैंड का काम भी करेगा अपनी वाइफ के लिए, है ना, और बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स का भी काम करेगा, ठीक है। और जब ये अपने मम्मी पापा के पास जाएगा तो ये एक तरीके से बेटे का भी काम करेगा, है ना। तो इसके कितने सारे रोल्स हैं ना, तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म कि एक ही व्यक्ति कितने सारे रोल को निभा रहा है, अलग अलग काम कर पा रहा है। तो वही है, दो या दो से ज्यादा काम को करना ही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो ऐसे ही अगर आप कोई फंक्शन बना दो कि जो ये काम भी करता हो, जो वो काम भी करता हो, जो वो काम भी करता हो, जो काफी सारे काम करता हो, तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीजें हम क्लासेस में यूज करते हैं। फिर बारी आती है इनहेरिटेंस की, ये है सबसे ज्यादा मेन, और क्लासेस इसी पर डिपेंड होती हैं। क्लासेस बनाने का फायदा ही इनहेरिटेंस है, अभी बता रहा हूँ आपको। एब्स्ट्रैक्शंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आप फंक्शन में भी लगा सकते हो, ठीक है, मतलब फंक्शन में भी आप इनको लगा सकते हो। इनहेरिटेंस को आप फंक्शन में नहीं लगा सकते, क्लासेस इज बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है आप कंप्लीट फंक्शन से ही पूरी की पूरी ऑप्स कर सको, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में, हाँ जी, जेएस में है, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ऐसे एकदम में नहीं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि फंक्शन के अंदर अगर आप कुछ वेरिएबल्स बनाते हो, ठीक है, तो आप उन वेरिएबल्स का यूज नहीं कर सकते बाहर, फंक्शन के बाहर, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अलग सिस्टम होता है, उसमें आप एक क्लास के अंदर वेरिएबल बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, तो उनको आप बाहर भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, है ना। तो करेंगे डिस्कस, अभी आपको पहले पिलर्स पता चल गए। इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास आपने बनाई, उसके अंदर आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए, फिर एक और क्लास आपने बनाई और उसके अंदर अगर आपको वही उन्हीं वेरिएबल्स की जरूरत है तो आप क्या करोगे, दोबारा बनाओगे, नहीं ना। दोबारा तो बनाओगे तो फिर वहां पे कोड की रीयूजेबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर फायदा ही क्या है। तो आप क्या करोगे, उस क्लास को इनहेरिट कर लोगे। इनहेरिट का मतलब कि तेरे अंदर जितने फंक्शन मेथड्स हैं मेरे अंदर आ जाओ, अपने आप ही आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, बस कुछ कीवर्ड्स लगाने आपको। तो यही है इनहेरिटेंस, बस इतना ही था। तो ये अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, इनकी परफेक्ट डेफिनेशन आप ChatGPT से ले सकते हो, बस कुछ नहीं करना, आपको जाना है और पिलर ऑफ ऑप्स लिख दो, तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जस्ट ChatGPT पे आओ और यहाँ पे लिख दो व्हाट इज ओप्स, हाउ एंड वाई, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर, साथ में पिलर ऑफ ओप्स ये लिख दो, बस इतना कर दो, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। हाउ ओप्स वर्क, वाई ओप्स इज यूज्ड, रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। और यहाँ पे पिलर एनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, यही मैंने आपको बताए थे। और यही यहाँ पर आपको इसने डिफाइन कर दिया और अच्छे से कि एनकैप्सुलेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग द डेटा वेरिएबल एंड मेथड फंक्शंस, ठीक है, दैट आर ऑपरेटेड ऑन द डेटा विद अ सिंगल यूनिट और क्लास, समझ गए। तो मेन एनकैप्सुलेशन अच्छे तरीके से क्लासेस पे ही यूज होती है। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताया था फंक्शंस का लेके, जस्ट एग्जांपल, ओके, कि इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि वो भी एनकैप्सुलेशन ही है, पर ढंग से एनकैप्सुलेशन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही कहोगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दो कीवर्ड आते हैं आपके, ठीक है, क्या आते हैं, दो कीवर्ड्स आते हैं आपके मेनली, जो कि है क्लास और ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि है क्लासेस और ऑब्जेक्ट। एक है आपका क्लास और एक है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, ऑब्जेक्ट आपकी रियल एंटिटी है, मतलब कि एक रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है। क्लास एक आपका ब्लूप्रिंट है, क्या है, ब्लूप्रिंट, समझ गए, एक ब्लूप्रिंट है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल एंटिटी है। अब एक एग्जांपल दूं, एक क्लास के आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो क्लास क्या हो गया, ब्लूप्रिंट हो गया। अब मान लो आपने क्या किया, एक लेटर लिख दिया कंप्यूटर में, ठीक है, और आपको प्रिंट करके देना है वो 10 जनों को, तो जो कंप्यूटर में लेटर लिखा है ना वो तो है क्लास, और जब आप उनको प्रिंट कर रहे हो ना, एक रियल ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो उससे, तो वो है ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो यही है क्लास और ऑब्जेक्ट में फर्क। और बताऊं, चलो और बता देता हूं मैं आपको। एक आपने प्रोटोटाइप बनाया पेंट में कि मैं एक ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, एक ऐसी ड्राइंग बनाऊंगा या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाऊंगा डब्बे से, तो वो है क्लास। और जब आप डब्बा बना के तैयार कर लिया तो वो है ऑब्जेक्ट, क्या है वो, ऑब्जेक्ट, बस इतना ही था। और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ओके। अब मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको कि ओप्स के ना कुछ पार्ट है जेएस के अंदर, हाँ जी, जेएस के अंदर ओप्स के कुछ पार्ट्स हैं,
ये आप नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे एक मैं फाइल बना लेता हूँ 22 ओप्स। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे .js लिखना पड़ेगा। तो कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ओप्स, ठीक है। तो वो कौन से पार्ट्स है अभी बता देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको JS के अंदर यूज करने हैं ऑलरेडी। एक सेकेंड, अब वो पार्ट्स ऑफ ओप्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्शन फंक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फंक्शन जो कि हम करने वाले हैं। और आपका आता है प्रोटोटाइप्स, क्या प्रोटोटाइप्स, और एक और है आपका जो कि हम ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फंक्शंस क्या होता है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, ये सभी हम करेंगे। और साथ में इंस्टेंस क्या होते हैं, क्या इंस्टेंसेस, कैसे हम नए बनाते हैं इंस्टेंसेस न्यू कीवर्ड का यूज करके, ठीक है। और इसके अंदर हम साथ में करेंगे दिस भी, क्या दिस कीवर्ड को भी देखेंगे कि दिस कौन से इंस्टेंस को पॉइंट करता है, ठीक है, कौन से इंस्टेंस को पॉइंट करता है। अगर आप C++ कर रखी है अगर आपने, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसको समझ पाओगे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, बहुत ही इजी तरीके से। तो मेन ऑब्जेक्ट को बनाने का क्या तरीका आपको पता ही है, हम जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। एक सिंपल कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू, एक मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दी तो ऑटोमेटिकली एक यूजर बन गया है। तो ये है लिटरल तरीका। क्या है ये? लिटरल, कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ही है, लिटरली ये ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट इसको कर्ली ब्रैकेट को देख के ही समझ जाएगी कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है एक लिटरल तरीका जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को बनाने का। यहाँ पर आप यूजर नेम वगैरह दे सकते हो, जो भी आपको देना हो, जैसे कि डेथ कोड में यहाँ पे यूजर नेम दे देता हूँ। और आपको अगर कुछ देना है ईमेल वगैरह तो आप यहाँ पर दे सकते हो, दिस इज माई ईमेल नहीं लिखना है, यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं tc@dc.com, सिंपल। और अगर इसके अंदर आपको फंक्शन देना है कुछ भी, प्रिंट फंक्शन दे देते हैं। प्रिंट क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है प्रिंट, कोई भी फंक्शन देना है तो सिंपल एक की बनाओ पहले तो, और उसकी वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर फंक्शन दे सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा फंक्शन दोगे। यहाँ पर एरो फंक्शन दोगे तो आप दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर पाओगे, और नॉर्मल अगर फंक्शन दोगे इस तरीके से तो आप दिस कीवर्ड का भी यूज कर पाओगे। यहाँ पर मैं console.log कर देता हूँ, console.log, और यहाँ पर this.email एंड this.username, इतना तो पता ही आपको। और अब मैं अगर यूजर को प्रिंट करूंगा, प्रिंट नहीं, कंसोल करूंगा .log यूजर को, तो देखना यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। रन करते हैं node 22 एंटर, तो यहाँ पे आ गया, ये सब कुछ हमारा प्रिंट हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखूं user.print, सेव करते हैं, तो ये हमारा आ गया, ये देखो यहाँ पर DC एंड डेथ कोड है ना, तो ये हमारा प्रिंट हो गया, फंक्शन रन हो चुका है। तो ये समझ आ रहा है आपको। ये देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया है क्या, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। कितनी भी प्रॉपर्टीज बना सकते हो, कितने भी मेथड बना सकते हो, उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। समझ गए? बस इतना ही था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, देखो अगर मान लो मैंने एक यूजर यहाँ पे बना लिया, अब एक और यूजर बनाना, तो क्या मैं एक और इसकी कॉपी करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे बनाऊंगा user2, और फिर उसकी डिटेल अलग से डाल लूंगा, तो यहाँ आ गई प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम आ गई ना। तो वहां पर काम आता हमारा कंस्ट्रक्शन फंक्शन, जो कि क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट के तरीके का फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट के तरीके का, जो कि आपको एक नया ऑब्जेक्ट बना के देगा हर बार, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बना के देगा हर बार। तो वहां पर हम फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अभी दिखाता हूं मैं आपको। क्यों डर रहे हो आप, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आप डर क्यों रहे हो। यहाँ पर डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये यूजर यहाँ से हटाओ, यहाँ से ए इक्वल टू का साइन हटाओ, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो, ये सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, और उसके बाद इस कॉन्स्ट को हटा के यहाँ पे फंक्शन रख दो, फंक्शन, ठीक है। एक सेकंड, फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, FUNCTION, फंक्शन रख दो। अब ये एक फंक्शन बन गया है। अब फंक्शन क्या अंदर आप इस तरीके से तो यूज कर नहीं सकते ये कोलन लगा के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इक्वल टू कर दो, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, सिंपल कर दिया वो आपने ये। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी के आगे दिस लगा देना है। क्या लगा देना है, दिस। क्या लगा देना है, दिस। और जैसे इन सभी के आगे आपने दिस लगाया, या किसी भी एक के भी आपने आगे दिस लगाया, तो यहाँ पर देखो 3 डॉट आ गई होंगी, ये देखो 3 डॉट, इस पे लेके जाओगे। दिस कंस्ट्रक्शन फंक्शन में बी कन्वर्टेड टू ए क्लास डिक्लेरेशन। आप इस कंस्ट्रक्शन फंक्शन को क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये सजेस्ट कर रहा है VS कोड हमको। और इस यूजर का हम यूज जो है बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अब हम इसको एज अ क्लास यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप क्लास कीवर्ड में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको इग्नोर कर दो एक बार के लिए। क्या कर दो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं अब करूँ user.print, तो क्या होगा आपके हिसाब से बताओ। एंटर करता हूं तो यहाँ पर आ गया एरर। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एरर आ गया। और एरर क्या आया यहाँ पर, ये एरर यहाँ पर आया है कि भाई प्रिंट नाम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है यूजर के अंदर, user.print ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, देखो
अब आप इस तरीके से यहाँ पर अपने यूजर्स नहीं बना सकते, नहीं, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल लॉग कर रहा था ना, वो आप नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। लेट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाओगे ना, तो यह क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर जितने भी यहाँ पर की एंड वैल्यू प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, उनका एक ऑब्जेक्ट बना के, क्या, उनका एक ऑब्जेक्ट बना के यूजर के अंदर भेज देगा, यूजर के अंदर भेज देगा। अब console डॉट लॉग करते हैं यूजर को, अब देखना यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया यूजर नेम डेथ कोड डीसी, और ये आ गया प्रिंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे यूजर 2 बनाओगे तो यूजर 2 भी आएगा, और ये दोनों यूजर एक दूसरे से अलग होंगे, हाँ जी, बिल्कुल अलग होंगे। देखो यहाँ पर इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ओके, रन करते हैं तो देखो 2 प्रिंट हुए यहाँ पर, है ना। दोनों यूजर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, यूजर जो फंक्शन है इसके ऑब्जेक्ट हैं, और इसके अंदर क्या यूजर नेम वगैरह सब कुछ है। अब अगर मैं, अब आपको पता ही एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो यूजर 2 है, जो यूजर 2 का जो ईमेल है, ठीक है, उसमें मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर dc2@dc.com लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या यूजर में भी चेंज होगा, ये चीज देख लेते हैं, अभी रन कर लेते हैं इसको। देखो जो पहला यूजर हमने प्रिंट करा था ये, उसमें सब कुछ ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिटेल लिखी थी वही है, सेम टू सेम बाय डिफॉल्ट वाली चीजें। लेकिन यूजर 2 में क्या हुआ, यूजर 2 में का जो ईमेल है, यूजर 2 का जो ईमेल है उसका देखो dc2@dc.com हो रखा है। देखो यहाँ पर dc2 जो हमने चेंज करा था, मतलब कि ये यूजर और ये यूजर अब अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो ये समझे, ये एक तरीके से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लासेस ऑब्जेक्ट, अब आपको थोड़ा सा मैंने बताया था यहाँ पे क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट उसकी रियल एंटिटी। तो ये तो है ब्लूप्रिंट, मेमोरी में जगह नहीं ले रहा है ये, ठीक है। लेकिन जब आप इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना लेते हो ना, न्यू कीवर्ड का यूज करके कि भाई एक ऑब्जेक्ट दे दे हमको, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में जगह क्रिएट करेगा, और उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना, उसको सेव कर लेगा एक अलग जगह में। ऐसे जब आपने दोबारा न्यू लिख के करा तो फिर एक और अलग ऑब्जेक्ट नया बन के आएगा, नया बन के आएगा। ध्यान रखना, न्यू का मतलब साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो नया, एक नया यूजर फंक्शन को रन करो, मतलब कि यूजर फंक्शन को रन करो और एक नया ऑब्जेक्ट दो हमको। आप नॉर्मल फंक्शन पे इस न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फंक्शन पे करना है। और अब आप पता कैसे लगाओगे कंस्ट्रक्शन फंक्शन कौन सा है? सबसे पहली बात, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन फंक्शन होगा या फिर जो क्लास का नाम होगा, उसका जो पहला लेटर है वो अपर केस होगा। हाँ जी, पहला लेटर अपर केस होगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फंक्शन भी जरूरी नहीं है अपर केस रखो, नहीं जरूरी नहीं है, पर रखते हैं, स्टैंडर्ड बना रखा है ताकि समझ आ जाए हाँ जी ये क्लास है, ओके। और उसके अंदर दिस का यूज कर रखा होगा। क्या यूज कर रखा होगा? दिस का। लेकिन अगर आपको आपसे मैं फंक्शन हटा लूं, यहाँ पर मैंने हटा लिया, तो अब आप इसको नहीं देख सकते, अब आप इसका पता नहीं लगा सकते कि ये क्या है। आप जब इस पे होवर करोगे तो ये यूजर दिखाएगा आपको। क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा यूजर। तो देखो रियलिटी में जो आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है, इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और भी अच्छे तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। अब मान लो यूजर नेम तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट, है ना। अब आप चाहो कि मैं जब ऑब्जेक्ट नया बनाऊं ना, तभी मैं उसके यूजर नेम वगैरह देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक काम कर दो, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लो यूजर नेम और ईमेल यहाँ पर मेरे को दे दो। और यहाँ पर अगर मैं यूजर नेम रख दूं दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ ईमेल, ठीक है। ये ब्रैकेट पे मत ध्यान देना, ब्रैकेट लगा दिए हैं, ब्रैकेट ये उसने लगा दिए, प्रिटीफाई मैंने यूज कर रखा है ना, कोड को प्रिटीफाई करने के लिए उसने लगा दिए। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ ये ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, इन पे ध्यान मत दो, सेव कर दिया मैंने। अब देखो, अब मैं यहाँ पे यूजर नेम भेज सकता हूँ। अब जो मैंने यहाँ पे यूजर बनाया है इसमें मैं यूजर नेम भेज सकता हूँ डेथ कोड, ओके, और एक ईमेल भी भेज सकता हूँ। देखो सजेस्ट भी कर रहा है हमको VS कोड dc@dc.com, डन। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी और नीचे वाले ही पेस्ट कर देते हैं। इसमें रख देता हूँ 2 और 2 सेव। अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, बंद करते हैं और अब इनको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या काम होगा। रन। तो यहाँ पे देखो एक यूजर प्रिंट हुआ डेथ कोड dc@dc.com, ठीक है। फिर दूसरा यूजर प्रिंट हुआ डेथ कोड 2 dc2@dc.com, ठीक है। फिर प्रिंट फंक्शन तो दोनों में है, ये दोनों का प्रिंट फंक्शन अपने अपने ईमेल और यूजर नेम को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि दिस लिख रखा है मैंने। क्या लिख रखा है? दिस लिख रखा है कि भाई अपने ईमेल को ही प्रिंट करियो, जिस पे तेरे को कॉल करा गया है ना, ठीक है, जिस पे तेरे को कॉल करा गया है उसी के मेल को या उसी के यूजर नेम को करियो, ठीक है। अब जिस पे का मतलब है जिस पे में, मतलब कि जैसे अगर मैं यूजर पे प्रिंट लगाऊंगा फंक्शन, तो क्या होगा, इसके अंदर जो दिस है ना वो इस यूजर को प्रेफर करेगा। और अगर मैं यहाँ पे यूजर 2 कर दूंगा तो इसके अंदर का जो दिस है ना वो यूजर 2 को
रेफर करेगा। ओके, ये समझ आ गया आपको? बस इतना ही था दिस का मतलब, वो तो मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको दिस के अंदर, ओरिफी के अंदर। ये दिस ओरिफी वाला जो ट्यूटोरियल था अपना, इसमें मैंने बता रखा ऑलरेडी आपको ये सब चीजें, है ना। अब आप कहोगे यार क्लासेस का कीवर्ड का यूज नहीं है, ये यही है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हाँ जी यही है, रियलिटी में यही है। क्लासेस का भी यूज करवाऊंगा एकदम में, इतना अगर मैं आपको करा दूंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए था कि ये फंक्शन, कंस्ट्रक्शन फंक्शन कैसे बनाते हैं और क्या होता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन फंक्शन कर लिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फंक्शन हमने कर लिया है। अब बारी है प्रोटोटाइप्स की। किसकी बारी है? प्रोटोटाइप्स की बारी है। फिर क्लासेस देखेंगे और इंस्टेंसेस भी देखेंगे। इंस्टेंस में मैंने आपको न्यू कीवर्ड बता दिया है, दिस का तो आपको पता ही है ऑलरेडी, है ना। और न्यू कीवर्ड भी अपने आप में काफी अच्छा कीवर्ड है, काफी बड़ा, काफी सारे काम ये करता है। आप चैट जीपीटी पे जा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पूछ सकते हो इसको, न्यू कीवर्ड कितने काम करता है जेएस के अंदर। सिंपल इतना लिख दो, ये आपको हिंदी में बताएगा। देखना हिंदी में तो नहीं, इसने तो इंग्लिश में बता दिया ना। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट इंस्टेंस of objects typically in combination with the construction function और क्लासेस के साथ भी काम करता है और कंस्ट्रक्शन फंक्शंस के साथ भी ये काम करता है। फंडामेंटल पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, और जो कि नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में काम आता है। जो और भी चीजें देखते हैं, क्रिएट्स न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। प्रोटोटाइप को सेट करता है, द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स इंटरनल प्रोटोटाइप। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा ये कि ये प्रोटोटाइप क्या चीज है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा ऊपर से बता दूं कि न्यू कीवर्ड से जब आप ऑब्जेक्ट कोई बनाते हो तो वो उसके प्रोटोटाइप में ना ओल्ड पुराने जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डाल देता है। मतलब कि पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे इनहेरिट होके आएगा। देखो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, प्रोटोटाइप बताऊंगा ना तभी अच्छा समझ आएगा। बाइंड करता है दिस को टू द न्यू ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट बनता है ना उसको बाइंड कर देता है दिस से। ठीक है, बाइंड करने में काम आता है। बाइंड के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और एग्जीक्यूट करता है कंस्ट्रक्शन फंक्शन को, जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन है उसको एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्लासेस में भी जो कंस्ट्रक्शन फंक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करवाता है न्यू कीवर्ड। और रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को। क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट। और अगर आपने कोई भी रिटर्न नहीं कर रखा तो ऑटोमेटिकली एक न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो जाता है। तो मतलब आप यहाँ पर ये मान लो कि ये जो फंक्शन है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिटर्न, पता क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है यहाँ पर रिटर्न दिस। तो ये ऑब्जेक्ट है ना करंट दिस का, ठीक है, ये वाला रिटर्न हो जाता है यहाँ पर। जो मैंने यहाँ पे दिस लिखा है ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लिखो चाहे मत लिखो, टोटली आपके ऊपर है। ओके, तो सेव कर देते हैं। ये मैंने आपको कितनी सारी चीजें बता दी हैं। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जस्ट स्टार्टिंग थी अपने ओप्स की, ऐसा नहीं है ओप्स खत्म हो गया, जस्ट स्टार्टिंग थी। अभी बहुत कुछ आना बाकी है अभी ओप्स के अंदर। और जेएस का तो आपको पता ही है अभी कितनी रहती है। जेएस मेनली तो पूरी हो जाएगी पर थोड़ा सा सिखाना पड़ता है ना। इंटीग्रेशन सिखाऊंगा मैं आपको वेब के साथ की, ब्राउजर के साथ कैसे इंटीग्रेट करा जाए अपनी इस जेएस से। तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तो ओके गाइज, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। होप गाइस आपको पसंद आई होगी जितना हो सके, क्योंकि शेयर की बहुत कमी है, व्यूज बहुत ही कम आते हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। तो जितना हो सके शेयर करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मेरे को भी, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ पाऊँ। सिर्फ एक रेगुलर कंटेंट पे नहीं, मैं आपके लिए और अच्छी कंटेंट पे, मतलब कि और ट्रेंडिंग कंटेंट जो चल रहा है, ट्रेंडिंग चीजें जो चल रही है उन पे भी वीडियो लेके आऊंगा। पर थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत, हाँ जी सपोर्ट की जरूरत है, करिए वो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।